वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोट स्कर्दू शाहराह का इफ्तिताह किया। अमीर का अमीर तर और गरीब का गरीब तर होना मुआशरे में तफरीक पैदा करता है। जब तक गरीब लोगों को माशी तौर पर मुस्तहकम न किया जाए, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की आइली जिंदगी और बनी गाला के मकान के बारे में मीडिया से झूठ बोला गया। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवादर में 59 अरब रुपए के तरक्याती काम मुकम्मल कर चुके हैं। गवादर की तरक्की का मतलब यहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली है। सेहत, तालीम और दूसरी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए काम मजीद तेज किया जा रहा है। गर्मियों तक गवादर में पानी के निज़ाम में बेहतरी नजर आएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर और ज़ुबैरा जलाल की मीडिया से गुफ्तगू। सान्हे APS को 7 बरस बीत गए। मासूम शहीदों की जुदाई का गम ताज़ा। दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाई ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। बुलंद हौसले, अज़्म और हिम्मत से अफ़वाज पाकिस्तान, हुकूमत और अवाम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास की तैयारियां जारी। आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से निमटने के लिए OIC एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जायजा इजलास से खिताब। और इसके अलावा मुल्क के मासूम नौनिहालों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए अपनी जानों को दांव पर लगाने वाले पोलियो और सिक्योरिटी वर्कर्स के हवाले से रिपोर्ट्स भी कैबिनेट आवर का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमीर का अमीर तर और गरीब का गरीब तर होना मुआशरे में तफरीक पैदा करता है। जब तक गरीब लोगों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम न किया जाए, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जगलोट स्कर्दू शाहराह के इफ्तिताह से पूरा गिलगित बल्तिस्तान सियाहत का मरकज बन जाएगा। मज़ीद तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इमरान खान का हाथ हिलाते हुए जहाँ जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। हाथ हिलाते हुए, सीढ़ियों पर बैठे हुए, दाएं तरफ जितने अफराद हैं, हाथ हिलाते हुए। म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अजीम शान अवामी इज्तिमा से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तवानाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जबकि आवाम के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बिलासूद कर्जों का इजरा किया जा चुका है। मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के
وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے. امیر امیر ہو گیا, غریب غریب ہو گیا پاکستان میں. میری نظر میں ایک معاشی ناانصافی ہے. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں ہم غربت کم کریں. یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے, اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا. ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں ضلع بنانے کے لیے. وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے. سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کی زیادہ تر آمدنی سیاحت سے وابستہ ہے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں عالمی معیار کا ایئرپورٹ اور اچھی سڑک بننے کے بعد سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا. دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے. اب جو آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے, سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے, جب ان کو پتا چلا کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں یہاں, آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی. یہ سڑک ٹھیک ہونے سے یعنی جو 8 گھنٹے لگتے تھے اب 3 گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں. ٹورزم یہ کتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ بن سکتا ہے ٹورزم. اب سوئٹزرلینڈ لے لیں, سوئٹزرلینڈ آدھا ہے گلگت بلتستان کے مقابلے میں, اور صرف سوئٹزرلینڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً $70 ارب ہے. پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $30 ارب ہے. پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے, ہمارے پاس گندھارا سیویلائزیشن ہے, دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں جس طرح کٹاس راج پہ ہے. ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں, درگاہیں ہیں جدھر دنیا آ سکتی ہے. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کو علاقے کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے سکردو پر کوئی توجہ نہیں دی. موجودہ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز فراہم کیے, 4G انٹرنیٹ اور میڈیکل کالج جیسے تحائف دیے. انہوں نے کہا کہ سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جگلوٹ سکردو شاہراہ سے یہاں کے رہائشیوں کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے جگلوٹ سکردو شاہراہ اور سکردو ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن اور توسیعی منصوبوں کا افتتاح کیا. سکردو ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن اور توسیعی منصوبے سے یہ عالمی معیار کا ایئرپورٹ بن جائے گا. وزیر اعظم نے ایئرپورٹ کے احاطے میں پودا بھی لگایا. اکرام اللہ محسود, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم عمران خان نے پرتپاک خیر مقدم پر سکردو کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا. سیاحت کے فروغ سے ملک کو زیر مبادلہ حاصل ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحتی سرگرمیاں بڑھنے سے مقامی آبادی کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اینڈ ایرو اسپیس سائنس اینڈ انجینئرنگ کے بارے میں 7ویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ ترقی کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے بروقت فیصلے کرنا ہوں گے. رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اسپارکو اور مواصلاتی سیاروں کے ذریعے خلا سے بہت سی معلومات اور لاتعداد ڈیٹا میسر آتا ہے. معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اب تک 24,000 سے زائد سیٹلائٹ لانچ کیے جا چکے ہیں. IT سیکٹر کے اندر, STEM سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھس کے اندر لاکھوں لوگ چاہیے جو ہماری ضروریات کو پورا کریں. دنیا کو بھی لاکھوں چاہیے. جتنے یورپین لیڈر سے میری ملاقات ہوئی ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف جاپان ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, سب یہ کہتے ہیں جی لاکھوں آپ کے پاس ہوں, آج ہم ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کا فلسفہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہترین دماغ پروڈیوس کریں اور باہر بھیج دیں. میرے ملک کو ہی ضرورت ہے ایز این IST ادارے کے طور پر. یہ بات سوچے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ورچوئل ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر
कैसे बढ़ाया जा सकता है। सदर मुमलकत का कहना था कि टेक्नोलॉजी के इनकलाब के लिए तैयारी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जाली खबरें बड़े पैमाने पर चल रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत को फरोग और झूठ पर काबू पाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर रिटायर्ड मेजर जनरल रेहान अब्दुल बाकी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सदर मुमलकत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इदारा खलाई तहकीक के प्रोग्राम समेत साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे के फरोग के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलकत ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के माहिरीन की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया और इंस्टीट्यूट के अहाते में पौधा लगाया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि बदकिस्मती से मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता। वज़ीर आज़म की आइली ज़िंदगी और बनी गाला के मकान के बारे में मीडिया में झूठ बोला गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कभी कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं डाला। वज़ीर आज़म की ज़ात पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने जिस शख्स पर एहसान किया उसने वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। मीडिया में पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि आइन के आर्टिकल 9 पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि गवादर में 59 अरब रुपए के तरक्याती काम मुकम्मल कर चुके हैं। गवादर की तरक्की का मतलब यहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली है। गवादर में दिफाई पैदावार की वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इलाके में सेहत, तालीम और दूसरी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए काम मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। गर्मियों तक गवादर में पानी के निज़ाम में बेहतरी नजर आएगी। हिदायत वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हैं कि गवादर के जितनी भी हम आगे तरक्की देखना चाहते हैं, जो यहाँ पर पोर्ट में डेवलपमेंट होनी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डेवलपमेंट होनी है, सरमायाकारी होनी है, ये उसकी कामयाबी जो है वो सिर्फ एक सूरत के अंदर मुमकिन है और वो ये है कि गवादर के अवाम जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर बेहतरी नज़र आए। 2 नए डैम जो हैं, सबद डैम और शादीकौर डैम जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मई के आखिर या जून तक शहर के अंदर पानी इन डैम से जो आया हुआ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। गवादर में हुकूमत और धरने के कायदीन के दरमियान तमाम उमूर तय पाने के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गवादर धरना 31 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हुआ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल की। दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 साल बीत गए, लेकिन इस दिन की तल्ख यादें आज भी जहनों में ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 के दिन सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में बर्बरियत की इंतहा करते हुए 141 घरों में सफ़े मातम बिछा दी थी। उस दिन APS में हुसूल इल्म में मशगूल तालिब इल्म ऑडिटोरियम में जमा थे। बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतालिक बताया जा रहा था, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि चंद लम्हों बाद हर तरफ मासूम बच्चों का लहू होगा। स्कूल के अक़बी रास्ते से सफाक कातिल दाखिल हुए और 10 बजे के करीब गोलियों की बुछाड़ कर दी। इस तानहे ने दुनिया को दुख और गम के लामहदूद समंदर में ला फेंका। इस तानहे में 125 बच्चों समेत 140 से ज़्यादा अफराद शहीद और 147 अफराद ज़ख्मी हुए। 7 बरस बीत गए, लेकिन दिसंबर का महीना आते ही इसके सानहे के ज़ख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। सानिया APS के 7 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर के 132 तलबा समेत 140 अफराद को दहशतगर्द हमले में शहीद किया गया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि शहीद बच्चों के वरसा और वालिदैन को कभी मायूस नहीं होने देंगे। तशद्दुद करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
सानह APS के शहदा की बरसी के मौके पर अपने बयान में वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। आज 7 बरस होने के बावजूद हम इस सानहे को नहीं भूल सके। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफ़र के बाद हम पाकिस्तान में देर पा अमन और तरक्की की जानिब गामजन हैं। वज़ीर इत्तलात ने आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के दर्जात की बुलंदी और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ भी की। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में कितने ही फूल जैसे बच्चे शहादत का दर्जा पाकर हमेशा के लिए अमर हो गए। साबिक फौजी और 4 सदा की रिहायशी तहसीनुल्लाह ने अपने 2 जमा साल बेटे इस सानहे में खोए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद सज्जाद। मैंने तो 2 बेटे खोए हैं और ऐसे कि दोबारा आने वाली नहीं है। बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। फलकनाज जैसी कितनी ही माएँ आज तक अपने लाडलों की जुदाई में गम से निडाल है। 16 दिसंबर 2014 का क़यामत खेज दिन पाकिस्तानी कौम के लिए तारीख का वो अनमिट नक्श छोड़ गया कि आज 7 साल बाद भी पूरी कौम सुगवार है। फलकनाज का गम इसलिए बड़ा है कि उसने एक नहीं बल्कि 2 जवान बेटे इस हादसे में गंवाए हैं। खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए थे, शहीद नूरुल्लाह दुरानी जो क्लास 9 में पढ़ता था और शहीद सैफुल्लाह दुरानी जो क्लास 8 में पढ़ता था, जो दोनों APS में शहीद हो गए। कहने को तो 7 साल हो गए, लोग कहते हैं 7 सदियां गुजर गई, कोई नहीं। हमारे लिए आज भी वही 16 दिसंबर, हमारा गम आज भी उसी तरह ताज़ा है। सफाक दहशतगर्दों ने APS में जुमात नहम के नूरुल्लाह और जुमात हश्र में पढ़ने वाले इसके बेटे सैफुल्लाह के सीने और सर में मुतादिद गोलियां मारी। दोनों भाई इस सफाकाना कार्रवाई में जान से गए, तो वही उसकी एक बहन आज भी इस वाक़े पर रंजीदा है, जो खुद इस सानहे की ऐनी शाहिद भी है। जब पता चला कि मेरे दोनों भाई शहीद हो गए, शहीद नूरुल्लाह और सैफुल्लाह के वालिदैन के लिए अपने बच्चों की जुदाई का जख्म अब भी ताज़ा है। दिसंबर जब भी आता है तो ये जख्म हरे हो जाते हैं। सानहे APS शुहदा के वरसा अपने जिगर गोशों को तो याद करते हैं, मगर मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए इनके जज्बे आज भी बुलंद है। मोहम्मद सज्जाद, PTV न्यूज़, पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे में एक भाई ने शहादत का रुतबा पाया, जबकि दूसरा भाई अहमद नवाज जख्मी हुआ। अहमद नवाज को पाक फौज के ताउन से इलाज के लिए बरतानिया ले जाया गया, जहां रूब सेहत होने के बाद उसने तालीम के फरोग का बेड़ा उठा लिया है। अहमद नवाज उस दिन को किस तरह याद करते हैं और उनका मिशन क्या है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जी, मेरा नाम अहमद नवाज़ है एंड आई एम वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हादसा था जो 16 दिसंबर 2014 में हुआ। उस हादसे में मैंने अपना भाई हारिस नवाज़ खोया और उसके साथ साथ कई सारे दोस्त मैंने उस हादसे में खोए। इसके अलावा जो है तो मैं ख़ुद उस हादसे में ज़ख्मी हुआ था और जिसके इलाज के लिए मुझे यहाँ पर UK में क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में लाया गया। उस हादसे के बाद मैंने ये प्रॉमिस किया अपने आप के साथ कि मैं इस तरह की एक कैंपेन शुरू करूँगा जिसके थ्रू मैं रेडिकलाइजेशन का ख़ात्मा कर सकूँ, गुर्बत का ख़ात्मा कर सकूँ, इलिटरेसी का ख़ात्मा कर सकूँ, इस तरह के जितने मसाइल हैं उनका ख़ात्मा कर सकूँ दैट लीड्स टू टेररिज्म एंड दोज सॉर्ट्स ऑफ इंसिडेंट। अभी मैं आजकल मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी ट्रेजर बना हूँ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। दिस पोजीशन वाज assumed बिफोर दिस बाय बेनज़ीर भुट्टो। तो इस तरह के जो है तो अचीवमेंट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है to send a message not just to the world but to the terrorists who attacked us. मेरी जो है तो अल्टीमेट मेरा ख्वाब है कि हर बच्चा जो है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सानहे पेशावर में APS के तालिब इल्म शेर शाह ने सारी तलबा को बचाते हुए जान दे दी। इसने न सिर्फ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया बल्कि अस्पताल में भी डॉक्टर से इसरार करता रहा कि पहले दीगर जख्मी बच्चों को बचाने की कोशिश करें। शहीद शेर शाह ने कैसे शहादत को गले लगाया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 2014 के तारीख दिन अपने बहुत से साथियों समेत एक रोशन सितारा शेर शाह भी हमेशा के लिए डूब गया।
7 बरस पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बेशतर तलबा ऑडिटोरियम में मौजूद थे, उस वक्त 6 दरंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने वहां हमला कर दिया। तुफैल खटक का लख्त जिगर शेर शाह भी वहां मौजूद था। ऑडिटोरियम के अंदर सफाक दहशतगर्द फूल से मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे। ऐसे में शेर शाह अपने भाई अहमद शाह को तलाश कर रहा था। इस तलाश के दौरान वो जख्मी बच्चों को महफूज जगह पर पहुंचाने की तगदो में भी मसरूफ था। इस कोशिश में दहशतगर्दों ने जख्मियों पर भी गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग की जद में आकर शेर शाह शदीद जख्मी हो गया। उसे सीने पर 4 गोलियां लगीं, मगर वो हिम्मत ना हारा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ भी उसका एहसार और कुर्बानी का जज्बा बरकरार रहा। जख्मों से चूर शेर शाह अस्पताल में भी डॉक्टर से कहता रहा कि पहले दूसरे जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद दें। ज्यादा खून बह जाने की वजह से शेर शाह शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया। शेर शाह ने अपने नाम की तरह बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारी और शेरों की तरह जान दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर इत्तलात के बारे में उनके मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दौरा किया और शहदा के वालिदैन से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। बैरिस्टर सैफ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। उन मासूम बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साबिक खारजा सेक्रेटरी सफ़ीरों और हुकूमती तर्जमानों का अहम इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में हुआ। इजलास में 19 दिसंबर को होने वाली OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारी काविशें बारावर साबित हो रही हैं। आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई आवाज़ होने के नाते हम समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल से निपटने के लिए OIC एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 11 अमरीकी कमांडर्स और सफ़ीरों के दस्तखतों से अमरीका में छपने वाले इदारिये में लिखा गया है कि अफ़गानिस्तान मुआशी तबाहाली की तरफ जा रहा है। इंसानी उमूर के हवाले से OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तारिक बकीत ने कहा है कि अफगानिस्तान पर वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास OIC की जानिब से अफगान अवाम की मदद के आज़म का इजहार है। इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर गैर मामूली इजलास की मेज़बानी और बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान काबिल तारीफ है। On behalf of the Organization of Islamic Cooperation, to extend our appreciation and gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for its initiative, this excellent initiative to convene this conference on the humanitarian situation in Afghanistan. Allow me also to express also our appreciation to the government and people of Pakistan for offering to host this meeting and for all the excellent arrangements that the government of Pakistan has so far made to make this meeting a successful one. This meeting has many purposes to achieve, at the top of which comes how the OIC could have a leading role in the situation in Afghanistan, and how the OIC could develop a comprehensive strategy to deliver humanitarian assistance in Afghanistan. So this is the main purpose of this conference, and the conference will adopt a very important, comprehensive resolution in this regard. The OIC has been active in the past in the situation in Afghanistan. It adopted many resolutions at the level of the Council of Foreign Ministers, at the level of the summit, and now this time the OIC will come up with a comprehensive strategy on the humanitarian situation in Afghanistan, as well also another strategy, another mechanism for humanitarian delivery. I think the arrangements so far made, the interest by member states, the high-level attendance of foreign ministers to attend this extraordinary Council of Foreign Ministers, it's a clear testimony that OIC is very serious, is very committed to support the people of Afghanistan in this critical time of the country.
افغانستان کی موجودہ معاشی بدحالی کی صورتحال سے شدید انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ سب سے زیادہ افغان خواتین اور بچے متاثر ہوں گے۔ ایسے میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس افغانستان کے حالات کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل۔ دسمبر کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس افغانستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے سلسلے میں مسلم امہ سمیت عالمی برادری کے کردار کو اجاگر کرے گا۔ 4 ماہ قبل طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور مہنگائی سمیت خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس سے خواتین اور بچے خصوصی طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے خواتین اور بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی دستیابی بھی متاثر ہوئی ہیں۔ انسانی امداد کے متعدد اداروں کے مطابق غربت، بھوک اور افلاس کی وجہ سے والدین نے اپنے کم سن بچوں اور بچیوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک جانب افغانستان میں بدامنی سے جہاں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے، تو دوسری جانب عالمی برادری کے منہ موڑنے کے نتیجے میں ان کے سماجی عدم تحفظ میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ان حالات میں اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کو ممکنہ انسانی بحران سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز CPNE کے وفد نے اسلام آباد میں وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اشتہارات کی منصفانہ تقسیم اور علاقائی اخبارات کو درپیش مسائل سمیت نئی ڈیجیٹل پالیسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے CPNE کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی پریس مضبوط ہونے کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، علاقائی اخبارات کو مضبوط کرنے میں بھرپور مدد کریں گے اور میڈیا کا کوئی ادارہ ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا چاہے تو اس کی بھرپور معاونت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اب دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کا رجحان ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ صحت کارڈ اور راشن رعایت جیسے منصوبے مہنگائی میں مزید ریلیف دیں گے، لیکن اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ہم نواز زرداری کے لیے ہوئے قرضوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو سکیں۔ کرونا کی وجہ سے نہ صرف غریب بلکہ امیر ممالک بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی طلب اور رسد کا توازن متاثر ہونے سے بدترین مہنگائی ہوئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ برطانیہ اس وقت دہائی کی بلند ترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے، جس میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب بجلی، گیس سمیت توانائی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 5.1% ریکارڈ کی گئی، جو 2011 کے بعد بلند ترین شرح ہے۔ غیر سرکاری ذرائع نے مہنگائی کی شرح کا تخمینہ 7.1% لگایا ہے، جو 30 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ Food have gone up, travel has gone up, everything to do with everyday living really. So people are still buying, but I think they're considering it more carefully. Importing my cheese has gone up, and lots of other things like diesel at the moment as well. It's just increasing in the cost. برطانیہ میں مہنگائی سے سب سے زیادہ وہ افراد متاثر ہوئے ہیں جو ایک مخصوص مقرر کردہ آمدن کے ذرائع پر گزر بسر کرتے ہیں۔ It is a very tricky situation because a lot of that inflation pressure is actually global in nature in relation to energy cost. And I think UK has some specific problem in relation to energy because we have the potential price cap lifting in next year as well. So that would put further pressure on households. I think what the Bank of England can do is basically provide some signaling and guidance. So even though they may not raise interest rate this month, they will have to guide markets and businesses that they may have to raise interest rates sometime next year and probably 2 to 3 times. دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ کا مرکزی بینک کورونا سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے شرح سود میں کمی کرتا ہے یا اپنے فیصلے میں مہنگائی کو مد نظر رکھ کر پالیسی ریٹ بڑھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔
سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سندھ نے پولیس گردی دیکھی ہے، تحریک انصاف کے کارکنان لاوارث نہیں، انہیں پولیس گردی سے نجات دلائیں گے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے غیر جمہوری غیر آئینی اقدامات کو قومی اسمبلی میں اٹھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مواصلات نے بتایا کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی بلوچستان میں بھی ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنا رہی ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جلد وزیر اعظم خود آ کر افتتاح کریں گے۔ ہر شہری کے حقوق کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ سرکاری اداروں کے ساتھ نجی شعبے بھی انسانی حقوق کے قوانین پر عمل درآمد پر توجہ دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کاروبار اور انسانی حقوق کے قومی ایکشن پلان کی لانچنگ تقریب سے خطاب کیا۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ معاشرے میں شہریوں کے ساتھ ملازم پیشہ خواتین اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار اور انسانی حقوق کے قومی ایکشن پلان پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ But human rights is everywhere. You need to have it across the board. It's not just, yes, we have to protect our women, we have to protect, we have to fight gender-based violence, we have to protect discrimination, we have to fight against discrimination, we have to protect our children. But it's beyond that. We have to create a society that is centered on appreciating and imbibing human rights and human values. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ کاروباری طبقے کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے۔ حکومت نے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے اور کاروبار کی رجسٹریشن کے عمل کو آسان اور تیز کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، ان کو سازگار ماحول کی فراہمی اور استحصال سے بچانا ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ As an economy develops and grows, the role of the business community start playing a much bigger role. And all these laws that are coming in, I'm happy to say that particularly the larger business in Pakistan are now becoming more and more aware of the need to respect human rights. پاکستان میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی نائب کنٹری ڈائریکٹر اور دوسرے مقررین نے کہا کہ کاروبار اور انسانی حقوق کے قومی ایکشن پلان کے تحت مالیاتی نظم و نسق، شفافیت، انسانی حقوق کے معیارات میں بہتری، یکساں مواقعوں کی فراہمی، صنفی امتیاز کا خاتمہ اور کمزور طبقے کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، انسانیت کی خدمت کو بھی انسانیت کے دشمنوں نے ایک پرخطر مہم بنا دیا ہے۔ بات کر رہے ہیں پولیو ورکرز کی، جنہوں نے دہشت گردی کے خطرات کے باوجود نگر نگر گلی گلی جا کر بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن جاری رکھا ہوا ہے۔ اس مشن میں شہید ہونے والے قوم کے محسنوں کے پسماندگان کس حال میں جی رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ عمر بھر کی معذوری سے بچانے کی مہم میں شامل 50 پولیو ورکرز اور پولیس اہلکار سفاک دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے۔ 10 سالہ انسداد پولیو مہم کے دوران شہید ہونے والوں میں 36 پولیو ورکرز اور 14 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ 20 خواتین نے بھی انسانیت کی خدمت کے اس مشن میں جان دی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 10 سال کے اعداد و شمار کے مطابق 2012، 13 اور 14 میں پولیو ٹیمز پر سب سے زیادہ حملے ہوئے، جن میں بالترتیب 10، 11 اور 9 افراد شہید ہوئے۔ 2015 میں بھی 8 افراد شہید ہوئے۔ 50 افراد کی شہادت کے علاوہ پولیو ٹیمز پر حملوں میں 139 افراد زخمی بھی ہوئے۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں میں خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، جہاں انسانیت کی خدمت میں مصروف 28 افراد کی جان لے لی گئی۔ ان شہداء میں 18 خواتین اور 10 پولیس اہلکار شامل تھے۔ سندھ میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے تمام 8 افراد پولیو ورکر تھے۔ بلوچستان میں 14 افراد کو شہید کیا گیا، جن میں 10 پولیو ورکرز اور 4 پولیس اہلکار شامل تھے۔ انسانیت کے دشمنوں نے 6 خواتین کی بھی جان لے لی۔
اسلام آباد، پنجاب اور آزاد کشمیر میں حملوں کے اکا دکا واقعات ہوئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جہاں 36 پولیو ورکرز اور 14 پولیس اہلکاروں نے جان دی، وہیں 20 خواتین بھی شہید ہوئیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان گمنام شہیدوں کی قربانیوں کو کتنا یاد رکھا گیا؟ ان کے پسماندگان کس حال میں ہیں؟ اپنے محسنوں کو بھلا دینا زندہ قوموں کا شیوا نہیں، اور پولیو کی معذوری سے بچانے کے لیے جد و جہد میں جان دینے والے بجا طور پر قوم کے محسن ہیں۔ ناظرین، پولیو ورکرز قوم کے نونہالوں کو معذوری سے محفوظ رکھنے کے ضامن ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار بھی اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پشاور کا پولیس کانسٹیبل زرنوش پولیو ٹیم کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردوں کی صفاقانہ کارروائی میں شہید ہو گیا۔ اس کے پسماندگان اب کس حال میں ہیں، اس رپورٹ میں جانیے۔ پشاور کے علاقے واحد گڑھی کا رہائشی زرنوش پولیو ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہوئے نامعلوم افراد کی انتھی گولیوں کا نشانہ بن گیا، مگر اس نے ٹیم کے دیگر ورکرز پر آنچ نہیں آنے دی۔ شہید زرنوش کے بیٹے یاسین کا کہنا ہے کہ اس کے 4 بہن بھائیوں کا پورا کنبہ صرف ایک شخص کے چلے جانے سے بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ یہ ہماری گھر کا سربراہ تھے، زرنوش خان نام تھا۔ 3/1/2017 میں اسی کی فوتگی ہوئی تھی۔ اسی نے صبح سویرے نماز کیا اور نماز کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، جو فوجی کا پلین میں اسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور کسی نامعلوم افراد نے اس پہ فائرنگ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ یاسین نے بتایا کہ والد کے چلے جانے کے بعد ان کے حالات یکسر بدل گئے۔ وہ اور اس کا بھائی رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے۔ چھوٹے بھائی کے تعلیمی اخراجات اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے تعلیم چھوڑ کر اب اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ ہوتے گھر میں تو گھر کی ساری نگرانی انہی کی ذمہ داری تھی، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اسی کی جانے کے بعد سب ذمہ داری اسی نے مجھ پہ دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ چھوٹی بھائی اور سسٹروں کی کفالت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یاسین کے ایک چھوٹے بھائی کو پولیس میں نوکری دے کر زرنوش شہید کی قربانی کی کچھ قدر تو کی گئی، لیکن صاحب خانہ کے چلے جانے کے بعد اس خاندان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے جہاں پولیو ورکرز مشکل حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہیں ان ٹیمز کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکار بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ان میں نشیر و فیروز کے شامیر خان بھی شامل ہیں، جو پولیو مہم کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے۔ تفصیلات نشیر و فیروز سے نعمان چنا کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں پولیو کے خاتمے اور اس قومی فریضے کی ادائیگی میں پولیو ورکرز کے ساتھ ساتھ پولیس بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ آج سے 6 سال قبل کراچی کے علاقے ناظم آباد میں دہشت گردوں کی طرف سے پولیو ورکرز ٹیم پر حملہ کیا گیا، جس میں پولیو ٹیم کے ہمراہ ڈیوٹی پر تعینات سپاہی شامیر خان جھنڈیر نے بہادری اور جرات کے ساتھ دہشت گردوں سے مقابلہ کیا اور پولیو ورکرز کی جان بچا کر خود شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید فخرہ شہید جمایا وطن تیسر نہیں۔ نوشر و فیروز سے تعلق رکھنے والے شہید شامیر خان نے پولیس میں بھرتی ہونے کے ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ کہ جانے کے بعد میں آدھا روا ہو چکا ہوں۔ شہید کا رتبہ بہتر ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ دکھ ہے تو ہم سے بچھڑ گیا۔ وہ میرا بھائی تھا، ٹھیک ہے، ہم دونوں ساتھ تھے۔ دکھ یہ کہ ہم 2 تھے، اب ایک ہو گیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس قوم کے اوپر۔ شہید شامیر خان بچپن سے ہی ہونہار اور خوش اخلاق تھے اور ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ انہوں نے دوران ڈیوٹی دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے اس قومی فرض کی ادائیگی میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر حصہ ڈالا۔ نعمان چنا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نوشر و فیروز۔ اعجاز ریسانی کوئٹہ کا نڈر اور بہادر سپوت تھا۔ وہ 2014 میں سریاب روڈ پر پولیو ورکرز پر حملے میں شہید ہوا۔ دہشت گردوں نے پولیو ٹیم پر اس وقت حملہ کیا جب اعجاز بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلانے میں مصروف تھا۔ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے وقار احمد۔ اعجاز ریسانی ایک اور گمنام شہید، ایک ایسا شخص، ایک ایسا ویکسینیٹر، ایک ایسا پولیو ہیلتھ ورکر جس نے قوم کے مستقبل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ دہشت گردوں نے پولیو ٹیم پر 2014 میں سریاب روڈ پر حملہ کیا، جس میں اعجاز ریسانی کی شہادت ہوئی۔ اعجاز ریسانی کوئٹہ کا باہمت پولیو ورکر، اعجاز 2014 میں سریاب روڈ پولیو ورکرز حملے میں شہید ہوئے۔
दहशत गर्दों ने पोलियो टीम पर हमला उस वक्त किया जब वो इलाके में बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने में मसरूफ थे। एजाज रईसानी ने बड़ी जवां मर्दी से जो है ना दहशत गर्दों की जितनी भी गोलियां थी वो अपने सीने पे उसने बर्दाश्त की। एजाज रईसानी के पसमानदिगान में 2 बेटे 2 बेटियां और बेवा हैं। बेवा खुद भी लेडी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करती हैं। हमारे फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, वो आज दिन तक पोलियो में वैक्सीनेशन में अभी भी काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं। पोलियो के खिलाफ जंग में पोलियो वर्कर्स कई हमलों के बावजूद कभी पीछे नहीं हटे। बलूचिस्तान के दूरउफ्तादा और पहाड़ी इलाकों में भी पोलियो वर्कर्स कंधे पर पोलियो वैक्सीन संभाले आज भी एक नोबल कॉज के लिए मसरूफ अमल हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सतह के हर फोरम पर मुसलमानों का मुकदमा दो टोक अंदाज में पेश किया है, जिसके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और सिफारिशात से वज़ीर आला को आगाह किया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल में दिलचस्पी ली और इन्हें वोट का हक दिया है। वफ़द ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने गवादर ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट्स पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमत मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सदारत में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ इजलास गवादर में हुआ। वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल, असद उमर और मुशीर वज़ीर आज़म बराए सीपैक खालिद मंसूर भी खुसूसी तौर पर इजलास में शरीक हुए। इजलास में गवादर हक दो तहरीक के मुतालिबात पर अमल दरामद और पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि गवादर के लोगों के मुतालिबात जायज़ हैं, माही गिरों के हुकूक पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात फैसलाबाद इक़्तिसादी जोन में $1 करोड़ 50 लाख की सरमायाकारी करेगा। अपने बयान में उन्होंने बताया कि 3 मरहलों में से पहली सरमायाकारी में एरोसिवल प्रोपेलेंट गैस प्लांट की तनसीब शामिल है। उन्होंने कहा कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान के इम्पोर्टेड APG पर इन्हिसार को कम करने में मदद मिलेगी। मुशीर तिजारत ने मजीद कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी का अमल एक साजगार कारोबारी माहौल का सबूत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल की तरक्की के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अयूब आफरीदी से कोरिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुलाजिमीन के परमिट सिस्टम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद अयूब आफरीदी ने कोरियन सफ़ीर से कहा कि GCC ममालिक में काम करने वाली कंपनीज भी पाकिस्तानी वर्कर्स की खिदमत हासिल करें, जिस पर इस मसले को कोरियन सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई। नुमाइंदा खुसूसी मजहबी महंगी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी मसाइल और दहशत गर्दी का हल कौमी नेशनल एक्शन प्लान में है। मसीही मजहबी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर काम जारी है, बहुत जल्द इसमें बड़ी तब्दीली होगी। नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि जिस तरह कौम सानहा APS पर मुत्तहिद हुई, ऐसे ही सानहा सियालकोट पर कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात से आगाह है और इसके तदारुक के लिए अमली इक़दामात कर रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 120 अरब रुपए का एहसास राशन प्रोग्राम दिया है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मार्केट में चीनी कंट्रोल रेट पर दस्तयाब है। इसके साथ ही सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अवाम के लिए एक तोहफा है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ब्रेक के बाद रुख करेंगे खानीवाल का, जहां सूबाई हल्का PP 206 में आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई है। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से। जी फरहान, बताइएगा, आज वोटिंग हुई है PP 206 में, कैसा रहा टर्नआउट, अंदाज़न कितने फीसद था? जी बिल्कुल, आज बड़ा ज़बरदस्त मैदान सजा है PP 206 के अंदर और बड़ा टर्नआउट भी अच्छा देखने में आया। खास तौर पर जो दिन के औकात जो थे उनमें हमने देखा कि खास तौर पर जो शहरी इलाके थे उनके साथ साथ जो दही इलाके जो थे वहाँ पर भी जो है टर्नआउट बेहतर है और मुमकिन तौर पर ये 30 से 40% तक जो है वो टर्नआउट जो है वो जा सकता है। और यहाँ पर जो खास तौर पर जो खानेवाल की जो आवाम जो थी इसके अंदर इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व नजर आई है। इसमें 4 बड़ी पार्टियां भी जो थी इसके अंदर शामिल थी। खास तौर पर जो इसमें प्रॉपर जो मुकाबला देखने में आया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। नेक टू नेक फाइट चल रही है। जो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में उनमें भी बहुत कम मार्जिन का फर्क है वोटों के दरमियान। तो अभी जो एरियाज जो है खास तौर पर जो दही इलाके के जो पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ के रिजल्ट बड़ा अहम फैक्टर इसमें हिस्सा होगा, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ का जो है वहाँ पर दही इलाकों की साइड पे काफी ज्यादा होल्ड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एक खानेवाल की जो आवाम थी वो काफी चार्ज थी, जिसकी वजह ये थी कि कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से की गई इस इलेक्शन के लिए। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी के जो यहाँ पर जो देखा जाए तो पूरा पुरअमन तौर पर जो इलेक्शन का जो माहौल रहा है इनेकाद किया गया है। और बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं, सानह मशरकी पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस वाक़े ने रोज़े अव्वल से पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। अगरचे मुल्क दो लख्त हुआ, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने घर बार लुटा दिए। इन्हीं में से एक बिहारी कम्युनिटी, इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। मशरकी पाकिस्तान में भारत की दखल अंदाजी और जारहियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी थी। हकीकत तो यह है कि खित्ते में आज तक सुलगती आग भारत की ही दहकाई हुई है। 1971 में अगरचे मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन्हीं में से एक बिहारी कम्युनिटी भी थी। बिहारी कम्युनिटी आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आबाद है और अपने बुनियादी हक, अपनी शनाख्त की मुतलाशी है। 71 की जंग में जो वहाँ मुद्दे वतन पाकिस्तानी थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। इनमें बिहारी मुसलमान ज्यादा तादाद में थे और इतनी ही तादाद में बंगाली मुसलमान भी थे। 1971 की वार ये जंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक आलमी साजिश थी। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही 1947 के साथ ही पाकिस्तान की तखरीब की बुनियाद भी रखती गई थी। वहाँ पर नॉन बंगालीज थे और जो बिहारी बिरादरी थे ये पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों को पकड़ने के बाद उनको कहा कि जय बांग्ला बोलो
और जब उन्होंने जय बांग्ला नहीं बोला तो उनके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले हैं। सानिया 71 के 50वें साल बिहारी कम्युनिटी की दाद रसी और पजीराई के लिए चंद अहम इकदाम उठाए गए हैं। पहली मर्तबा 6 सितंबर के मौका पर जनरल हेडक्वार्टर्स में बिहारियों को न सिर्फ मदऊ किया गया बल्कि शाम के ढलते गहरे साए में यादगार शोहदा पर मौजूद हर शख्स उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा था। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में हर शख्स ने उनकी कुर्बानियों का एतराफ किया। रवां साल बिहारियों के एजाज में पेशावर, कराची, मलीर, हैदराबाद, लाहौर और रावलपिंडी में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। पेशावर में होने वाली तकरीब बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 46 अफराद के एजाज में मुनक्किद की गई। इनमें से 10 रिटायर्ड आर्मी अफसरान ऐसे भी थे जिन्होंने 1971 की जंग में शिरकत की। लाहौर में होने वाली तकरीब में बिहारी कम्युनिटी के 250 अजीम लोगों और जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके अलावा मलीर, कराची और हैदराबाद में 3 मुख्तलिफ तकरीबात में 660 बिहारी अफराद और जंगी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। 16 दिसंबर को इसी सिलसिले की एजाजी तकरीब रावलपिंडी में भी मुनक्किद की जा रही है। इस तकरीब में 63 बिहारियों और जंगी हीरोज को मदऊ किया गया है। बिहारी कम्युनिटी जो थी, जो हमारे यंग लोग जो थे, नौजवान जो थे, पाकिस्तानी फौज के साथ जो है शाना बशाना, बल्कि यहाँ तक कि फौज के बहुत ही शाना बशाना जो है आगे की तरफ मूव करके वो हिंदुस्तान से लड़े। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म खेल खेल में बिहारियों के मसाइब, हालात और कुर्बानियों की जबरदस्त अक्कासी की गई है और मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को भी उजागर किया गया है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात के साथ साथ खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया है। तफसील बता रहे हैं सरफराज शेख। सूबाए दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान के दिगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क के दिगर इलाकों से सयाहों ने कोयटा का रुख कर लिया है। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया है, जबकि ड्राई फ्रूट्स की दुकानों और चाय खानों में रश काबिले दीद है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम लोग ज़ियारत गए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि बालाई अजला में शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। सर्दी है कोयटा में बहुत ज़्यादा और हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं कोयटा आया हूँ लाहौर से, तो मैं सोचा यार यहाँ पे कुछ जो रिवायती चीज़ें इनकी वो खरीदी जाएं, और सर्दी काफ़ी है तो लिहाजा मुझे खरीदनी पड़ रही हैं बलोची शॉल्स, और बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -9, कलात में -6, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। सर्द मौसम आते ही गली मोहल्लों, बाज़ारों और पब्लिक मकामात का मंजर अक्सर बदल जाता है। सर्दी से बचाव की एहतियात के साथ साथ लोग इस मौसम से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है। सस्ती होने की वजह से मूंगफली की फरोख्त में इजाफे से मूंगफली भूनने वालों की भी चांदी हो गई है। इसी हवाले से जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अदनान नूर। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू वगैरह की अहमियत अपनी जगह, मगर मूंगफली की अफादियत भी कम नहीं। कदरे सस्ती होने की वजह से मूंगफली की मांग बढ़ गई है और कारीगर दिन रात इसे भूनने में मसरूफ हैं। जैसे जैसे अब सर्दी में इजाफा हुआ ना, तो खुदा का शुक्र है कि अब काम में इजाफा हुआ है और उम्मीद है कि जैसे जैसे मौसम अब ठंडा होगा तो काम ज़्यादा होगा। मूंगफली खुश जायका और मुनासिब दाम होने की बदौलत ड्राई फ्रूट में सबसे ज्यादा फरोख्त होती है। एक सस्ती है, दूसरी चीज़ें लेंगे, दूसरी चीज़ें थोड़ी ज़रा महंगी है। आप इकट्ठे होकर बैठकर टाइम पास भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वो है मूंगफली, ठीक है, लिहाजा मैंने भी खरीदी है खुद ही और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी है। एक बोरी कच्ची मूंगफली देगनुमा भट्टी में डालकर 40 मिनट तक इसे पकाया जाता है। खुश्क मेवाजात में मूंगफली न सिर्फ खाने में लजीज बल्कि हर खास व आम इसे बासानी खरीद कर सर्द मौसम का लुत्फ उठा सकता है। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, छान। नाज़रीन, दुनिया भर में गुले दाऊदी की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में मौजूद इसके मुख्तलिफ अक़साम को नुमाइशों में बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। ऐसी ही नुमाइश का एहतमाम पेशावर के तारीखी इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल में भी किया गया। तफसील बता रहे हैं अरशद खान। गुली दाऊदी के अनोखे रंग देखने वालों की आंखों को फरहत बख्शते हैं। गुली दाऊदी की अफजाइश पर पूरा साल मेहनत की जाती है और ये मौसम सरमा में मुख्तसर मुद्दत के लिए ही खिलता है। इसकी मुनफरिद हासियत ये है कि कुदरत के सब रंग इसमें मौजूद है। फारसी और उर्दू शायरी में गुली दाऊदी को मौजू बनाया गया है। यूँ लगता है कि फूलों की नुमाइश का कल्चर भी
इसी सिलसिले से मुतारिफ हुआ। इस मौसम में ये फूल जो हैं खिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बुनियादी मकसद यही था कि हम सब जो हैं लोगों को अमन का पैगाम दें। फूल तो एक ज़िंदगी का ऐसा है, जिस तरह हम फूल का ख्याल करते हैं, ये फूल हमें सबक देता है कि भाई इस तरह मैं जो मेरा हैसियत है इस तरह अपना भी हैसियत कायम करे। पेशावर में ये रिवायती नुमाइश हर साल दिसंबर में मुनक़िद की जाती है और ये सिलसिला एक अरसे से चला आ रहा है। दुनिया भर में फूलों के मुख्तलिफ अक़साम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गुली दाऊदी को मुनफरिद और खुसूसी मकाम हासिल है, जो सर्दी और ख़ज़ा के मौसम में भी तरोताज़ा और खुशनुमा रहता है। अरशद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, अरशद खान की इस रिपोर्ट के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारे न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ रहिए।